हेलो फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण की अपनी क्लास आज हम शुरू करेंगे। और ये जो हिंदी व्याकरण की क्लास है, ये ऐसी क्लास होगी जो आप कक्षा 3 से लेकर और हाई लेवल यूपीएससी के एग्ज़ाम तक आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। क्योंकि व्याकरण जो है वो तीसरी क्लास से शुरू हो जाती है और अपन जब आगे कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं वहाँ तक हर एग्ज़ाम में लगभग हिंदी व्याकरण के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। और सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि सबका सब्जेक्ट जो अपना होता है उस पर तो सबकी पकड़ होती है, लेकिन व्याकरण जो है वो बहुत उसमें मायने रखती है। तो हम शुरू करेंगे अपनी हिंदी व्याकरण की क्लास। अब व्याकरण की क्लास को शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न हमारे मन में उठने चाहिए, उठते भी हैं और उठने चाहिए भी कि व्याकरण क्या है। पहला प्रश्न कि व्याकरण है क्या, क्यों हम व्याकरण पढ़ते हैं, किस लिए, कैसे व्याकरण पढ़ी जाती है। तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि व्याकरण क्या है। व्याकरण क्या है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, वी प्लस आकरण। अभी इसके हम टुकड़े करेंगे। व्याकरण क्या है। जब व्याकरण का संधि विच्छेद किया जाता है तो इसके टुकड़े होते हैं वी, आ, और इसमें कृ धातु होती है संस्कृत की, और प्लस उसमें लगता है लुट प्रत्यय। इस तरह से व्याकरण का संधि विच्छेद हो जाता है। वी और आ दोनों इसमें उपसर्ग है, कृ धातु है, लुट प्रत्यय है। वी आ कर्णम से बनता है व्याकरण। ठीक है। अब देखिए वी शब्द का अर्थ क्या होता है। वी जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है विशेष, और कृ यानी कर्ण, यानी किसी का भी विशेषीकरण करना, विशेष रूप से उसको सिद्ध करना, साबित करना, प्रूव करना। क्या है व्याकरण? किसी भी भाषा का जो हम विशिष्टीकृत ज्ञान प्राप्त करते हैं वही क्या है? व्याकरण है। ठीक है। तो व्याकरण क्या है? किसी भी भाषा का विशिष्टीकृत या परिष्कृत जो ज्ञान हमें प्राप्त करना होता है वही क्या होता है? व्याकरण होता है। अब दूसरी बात, व्याकरण का अध्ययन क्यों आवश्यक है? व्याकरण की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता किस लिए पड़ती है व्याकरण की? कि हमें व्याकरण पढ़नी ही चाहिए, या हमें पढ़नी पड़ती है, या हम पढ़ना चाहते हैं? क्यों पढ़ना चाहते हैं हम व्याकरण? क्या आवश्यकता होती है इसकी? तो देखिए, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा होगा या सबने स्टडी की है वहां हमने देखा होगा कि हमारे पास लगभग बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे इंग्लिश होता है, इंग्लिश है, हिंदी है, और उसके अलावा आपके संस्कृत है, और बहुत सारे सब्जेक्ट है जैसे मैथ है, साइंस है, मैथ साइंस एसएसटी लेते हैं, या एसएसटी में बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। अब इन सब्जेक्ट्स में आप ये तो सबको पता है कि भाषा जो है वो कौन सी है और सब्जेक्ट कौन से हैं। ऊपर वाले तीनों क्या है? भाषाएं हैं, और नीचे जो हमने 3 एग्जांपल लिए हैं, मैथ साइंस एसएसटी, वो क्या है? विषय हैं। तो व्याकरण कहाँ होती है? भाषाओं में होती है या विषयों में होती है? सीधी सी बात है, सबको पता है कि इंग्लिश के साथ हम ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी के साथ हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, और संस्कृत के साथ हम संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं। तो भाषाओं के साथ व्याकरण पढ़ी जाती है। पहला प्रश्न कि व्याकरण कहाँ पढ़ी जाती है? तो भाषा के साथ। हमेशा कोई भी भाषा हो, भाषा के साथ हमेशा व्याकरण पढ़ी जाती है। ठीक है। अब भाषा के साथ हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? इसके लिए देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक कोई भी वाक्य हम ले लेते हैं, तो उस वाक्य को हम लेते हैं। देखिए जैसे एक वाक्य मैंने लिया कि राम ने रावण को तीर से मारा। राम ने रावण को तीर से मारा। अब जो ये चिन्ह लगे हैं ने, को, से, अगर इनको हम हटा दें, फिर पढ़िए राम, रावण, तीर, मारा, कोई मीन्स निकलेगा? नहीं निकलेगा। या ऐसे कर ले, इसको आगे पीछे कर दीजिए, आप इसके जो शब्द हैं उनको आगे पीछे कर लीजिए। उसके बाद देखिए कोई मीन्स निकलेगा? इसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं। किसी भी भाषा में
शुद्धता जो होती है, अर्थ जो निकलता है, वो व्याकरण की सहायता से हम पता कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण की आवश्यकता क्यों होती है? किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने के लिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना आवश्यक होता है। अब अगली बात पे हम आते हैं कि व्याकरण में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। व्याकरण जो होती है, व्याकरण का विस्तार कितना है और व्याकरण में किन किन बिंदुओं को मुख्य रूप से पढ़ा जाता है, उसकी बात हम करें। व्याकरण में किन किन बिंदुओं को पढ़ा जाता है? व्याकरण में मुख्य रूप से 3 ही बिंदु होते हैं। एक इसमें आता है वर्ण विचार, दूसरा आता है इसमें शब्द विचार, और तीसरा जो बिंदु है वो आता है वाक्य विचार। पूरी की पूरी जो व्याकरण है वो इन 3 बिंदुओं पर आधारित है। ये 3 बिंदु ही पूरे व्याकरण का आधार है। सबसे पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। अब एक एक बिंदु की हम बात करें। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण विचार। तो वर्ण विचार के अंदर सबसे पहला प्रश्न उठता है कि वर्ण क्या है, किसे कहते हैं वर्ण, वर्ण क्या है। इस चीज को जानने के लिए एक छोटे से वाक्य का उदाहरण हम लेंगे, जैसे राम आम खाता है। एक छोटा सा वाक्य हमने लिया, राम आम खाता है। ये क्या है? वाक्य है। ये है वाक्य। इस वाक्य के हम टुकड़े कर देते हैं, इस वाक्य का विच्छेद हम कर देते हैं। तो आप देखिए, राम आम खाता और है। कितने टुकड़े हुए इसके? 4 टुकड़े हो गए। इन 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा हम कोई भी ले लेते हैं। हमने लिया राम, तो जो खंड वाक्य में से हमने निकाला है, जो टुकड़ा हमने अलग किया है, इस टुकड़े को हम किस नाम से जानेंगे? इसे कहा जाता है शब्द। इसे कहते हैं शब्द। अब इस शब्द के भी और टुकड़े कर लीजिए। इसके आप 2 टुकड़े कर सकते हो। देखिए, रा और मैं। अब रा और मैं, ये दोनों अगर हम अलग अलग रखें तो ये क्या हो जाएंगे? इन दोनों को अलग अलग रखने पर इन्हें कहा जाता है अक्षर। इनकी परिभाषा और प्रकारों की चर्चा हम आगे करेंगे एक एक के बारे में। सबसे पहले हम वर्ण की बात कर रहे हैं। रा और मैं दोनों क्या है? अक्षर। अब इसमें से भी हमने एक ले लिया, रा। रा के अंदर भी 2 चीजें छुपी हुई है। देखिए, रे और रे के अंदर ए की मात्रा आ। ये हुआ रे और आ। अब आप देखिए कि रे और आ, इनके क्या और टुकड़े किए जा सकते हैं? तो इनके और टुकड़े अब आगे नहीं हो सकते, आगे और टुकड़े नहीं होंगे। तो आगे हम लिख देते हैं विभाजन नहीं, आगे इसका और विभाजन नहीं कर सकते। तो देखिए, सबसे पहले है वाक्य, वाक्य के बाद शब्द, शब्द के बाद अक्षर, और अक्षर के बाद जहां हम पहुंच गए कि वहां आगे और टुकड़े और विभाजन नहीं हो सकता, उसे हम कहेंगे वर्ण। उसे कहा जाता है वर्ण। अब आप कह सकते हो कि वर्णों से अक्षरों का निर्माण होता है, अक्षरों से शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है और वाक्यों से भाषा बनती है। तो देखिए, अब वर्ण जो है, अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और भाषा की पूर्ण इकाई अगर पूछी जाए तो वाक्य है। भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य है और सबसे छोटी इकाई वर्ण है। लेकिन यहाँ भी अब एक कंफ्यूजन है कि वर्ण जो है वो भाषा की कैसी इकाई है? तो वर्ण भाषा की लिखित इकाई है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। और पूछा जाए कि मौखिक इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो हो जाएगा उसमें ध्वनि। अब वो प्रश्न पर डिपेंड करता है कि किस तरह से पूछा जाए। अगर सीधा पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि मौखिक इकाई क्या है, तो ध्वनि होगा। लिखित इकाई क्या है, तो वर्ण हो जाएगा। अब
वर्ण की बात हम करें कि वर्ण जो है उसको हम डिटेल से पढ़ रहे हैं अभी कि वर्ण क्या होते हैं, ये हमने देख लिया। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं, किस तरह से वर्णों का विभाजन किया जाता है। तो देखिए, वर्ण आपने देखा कि वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम है वर्ण। और हिंदी भाषा में जो कुल वर्णों की संख्या है वो कितनी है, 44। हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या 44 है, जिसमें से दो प्रकार से उनको बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने, 11 स्वर हैं और 33 इसमें व्यंजन है। अब 11 स्वर कौन कौन से आते हैं, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। अभी 11 स्वरों के अंदर मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, उन संधि स्वर, संयुक्त स्वर, काफी कुछ है, वो हम आगे पढ़ेंगे अब इसमें। तो ये 11 स्वर होते हैं और 33 इसमें व्यंजन है। 33 व्यंजन कौन से, क वर्ग के 5 वर्ण, क, ख, ग, घ, अंग। इसी तरह से च वर्ग के 5 वर्ण, च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग के 5 वर्ण, ट वर्ग के भी 5 हो गए, और इसी तरह से त वर्ग के 5 और प वर्ग के भी 5। कैसे लेकर मैं तक 25। उसके बाद य, र, ल, व, श, श, स, है। 4 हुए ये यर लवे और 4 हो गए श, स, है। 25, 4 29 और 4 33। जो ये 25 है कैसे लेकर मैं तक, इन्हें कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और यह लव जो 4 है इन्हें कहते हैं, इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 है स्पर्श व्यंजन और 4 है अंतस्थ व्यंजन और ये 4 है ऊष्म व्यंजन। इस तरह से 33 व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन कितने, 25। अंतस्थ व्यंजन कितने, 4। कौन कौन से, य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन भी 4 है, श, स है। इनके बारे में आगे और चर्चा होगी कि कौन सा वर्ण कैसे बनता है, कैसे इनका उपयोग होता है। एक सबसे खास बात, य, र, ल, व का जो वैज्ञानिक क्रम है, जो सही क्रम है वो ये नहीं है, वो ये है य, व, र और ल। अब ये क्यों है, इसकी चर्चा आगे की क्लासों में कंटिन्यू होगी। और इस तरह से अपना स्वर और व्यंजन का जो विभाजन है, 11 स्वर 33 व्यंजन, वर्ण विभाजन इसी के साथ पूरा हो जाता है। आगे इसके अंदर स्वर के बारे में बहुत सारा विस्तार से वर्णन है। व्यंजन भी अलग अलग हैं, किस तरह से इनका प्रयोग होता है और किस तरह से इनको आगे और भी, जैसे इस वर्ण जब पढ़ेंगे तो आगे संधि आ जाएगी और वर्ण जब तक समझ में नहीं आएगा तो संधि भी हम समझ नहीं पाएंगे। तो आगे की क्लास को देखने के लिए देखते रहिए इसको लगातार, और कैसा लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं।